हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपके पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। तो हमने प्रीवियस क्लास में फ्रंट टॉपिक शुरू कर दिया था, फ्रंट टॉपिक पढ़ा था। तो अब हम फ्रंट टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं और साथ साथ जो हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन करें, 5 मिनट जो स्टूडेंट है उनका वेट कर लेते हैं ताकि सभी ज्वाइन करें और फिर हम जो अपनी क्लास है वो शुरू करें। गुड इवनिंग जय सिंह। गुड इवनिंग काजल। आई थिंक जो कंटेंट है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। कंटेंट ऐड हो गया है शायद, जो आपको आपकी रिकॉर्डिंग वीडियोस थी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, जो रिकॉर्डिंग क्लासेस है ना वो अपडेट अपलोड हो गई हैं। ये सारी आपकी जो क्लास है ये यूनिट 2 की क्लास है। गुड इवनिंग विजय। जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, मेरी तबीयत डाउन रहती है। अगर बीच में मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए तो मैं क्लास नहीं ले पाती हूँ। तो कम से कम आपको ये तो नहीं होगा कि आपने कोर्स लिया है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो मेरा यही टारगेट है कि मैं आपका सिलेबस जल्दी से करवा दूँ। और अगर आपका सिलेबस हो जाता है तो हम शॉर्ट रिवीजन भी करेंगे ना। मेरी क्लास पीसी से क्यों नहीं खुल रही थी? शायद ये कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है। इरिश, एक बार सर से जो ना, सर से आप जितेंद्र जो गोस्वामी सर है ना उनको मैसेज करके पूछे कि जो पीसी है ना, पीसी में मेरा वो नहीं चल रहा है, मेरी क्लास नहीं चल रही है। जैसे एक दिन में 3 क्लासेस, अभी जितना टाइम मैं बहुत उसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। आपको सिलेबस करना, जब तक आप सिलेबस ही नहीं करोगे तो आप तो पेपर के रिगार्डिंग कॉन्फिडेंस फील ही नहीं करोगे, लो कॉन्फिडेंस में जाओगे पेपर देने कि एग्जाम जो है, हमारा एग्जाम आने वाला, सिलेबस हुआ नहीं। आप इस चक्कर में रिवीजन भी नहीं करोगे। कम से कम हमारा एक जो प्रॉब्लम है वो तो दूर होगी कि सिलेबस हो गया, उसके बाद हमें रिवीजन भी करनी है। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगी, रिवीजन के लिए भी क्लासेस लगेंगी। आपका ये 6 मंथ का कोर्स है, अगर आपका सिलेबस हो जाएगा तो आपकी रिवीजन क्लास चलेंगी। तो चलो जो क्लास है वो शुरू करते हैं अब। ये मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास है उसमें सुबह जो हमारी क्लास हुई थी उसमें क्रिएशन ऑफ फ्रंट के बारे में बता दिया था। अब हम फ्रंट के टाइप्स पढ़ेंगे कि जो हमारे वातागर हैं वो कितने तरीके के होते हैं, उनको कितने तरीके में क्लासिफाई किया गया है। तो जो हमारे फ्रंट है, फ्रंट को कितने तरीके के फ्रंट होते हैं हमारे, होते हैं वॉर्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ओक्लूडेड फ्रंट और स्टेशनरी फ्रंट। ठीक है। उष्ण वाताग्र, शीत वाताग्र, आच्छादित वाताग्र और स्थिर वाताग्र। तो अब सबसे जो पहले हम फ्रंट पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? वॉर्म फ्रंट। वॉर्म फ्रंट का जितनी भी ये 4-5 स्टेटमेंट लिखे हैं आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये बात याद रखो, जो वॉर्म फ्रंट होता है ना, वॉर्म फ्रंट का स्लोप कैसा होता है? स्लोप उसका होता है जेंटल, ऐसा।
ठीक है। और वही अगर कोल्ड फ्रंट का पूछे ना, तो कोल्ड फ्रंट का आपका कैसा स्लोप होता है, स्टीप स्लोप। तो आपको याद रखना कि जो वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट का स्लोप होता है जेंटल स्लोप। जो वार्म फ्रंट है वह धीरे धीरे झुकी हुई ललाट सतह है, यानी कि जो स्लोप है उसका कैसा है, झुका हुआ है धीरे धीरे, यानी कि कम झुका, उसमें उसका स्लोप कैसा है, जेंटल है, जिसके साथ जो गर्म और हल्की हवा है बन जाती है और सक्रिय होकर और आक्रामक और ठंडी और घनी हवा में धीरे धीरे ऊपर उठता है। ये क्या कह रहा है कि जो वार्म फ्रंट है ना, वार्म फ्रंट का जो स्लोप है कैसा है, वार्म फ्रंट का स्लोप है जेंटल, यानी कि जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो थोड़ा बहुत जो वो है वो बढ़ जाता है स्लोप। ठीक है। तो कहते हैं कि जिस सरफेस के सारे जो हमारी वार्म विंड है, गर्म विंड है, वो ऊपर की तरफ चढ़ती है, ऐसे चढ़ती है। जो हमारी गर्म एयर है, जो हल्की एयर है, ऊपर चढ़ती है और वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, और क्या है वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देती है। और जब वो धीरे धीरे ऊपर उठेगी तो क्या होगा, वो ठंडी होना शुरू कर देगी और डेंस हो जाएगी। ये देखो डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा है वार्म फ्रंट, ठीक है, और ये हमारा है कोल्ड फ्रंट। ये हमारी है कोल्ड एयर, ये हमारी है वार्म एयर। ठीक है। ये इस डायग्राम से समझ में आएगा कि जो हमारी वार्म एयर है, वार्म एयर वो क्या है, धीरे 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 क्या करती है, असेंड करती है, ऊपर उठती है। और जैसे जैसे ये ऊपर उठती है ये क्या हो जाती है, ठंडी होती है। और जैसे जैसे ये ऊपर होती जाती है ये ठंडी होती जाती है। ठंडी होने के कारण ये क्या है, इसमें जो वाटर वेपर है वे कंडेंस हो जाते हैं, उनका संघनन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ी बारिश होती है। याद रखना जो हमारा वो मेरा ना वो फ्रंट जब बनेगा, बारिश बहुत मूसलाधार नहीं होती है, इसमें बारिश होती है बहुत देर तक होती रहती है, चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी वार्म एयर है ना, वार्म एयर नीचे से ऊपर जैसे जैसे चलेगी तो ये है ना धीरे धीरे ठंडी होगी। तो जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी धीरे धीरे तो बारिश होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। ठीक है। तो ये होती है हमें गुड इवनिंग रोबिन। तो ये हमारा कौन सा होता है, वार्म फ्रंट। ठीक है। तो इसका क्या है, इसका ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि इसका स्लोप कैसा है, जेंटल स्लोप है। उसके बाद है द एवरेज स्लोप ऑफ, इसका ये जो एवरेज स्लोप है ये याद रखना। एवरेज स्लोप आपसे जो पेपर है, पेपर में पूछा जा सकता है कि जो हमारा वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट का एवरेज स्लोप कितना, तो वो 1:100 टू 1:400 के बीच में है। उसके बाद है जो हमारी गर्म हवा है, गर्म हवा क्या है, धीरे धीरे उठती हुई गर्म हवा धीरे धीरे झुकी हुई गर्म हवा के साथ रुद्धोष्म रूप से ठंडी हो जाती है, संतृप्त, फिर संतृप्त हो जाती है और संक्षेपण के बाद क्या हो जाती है, अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, मध्यम से हल्की वर्षा के रूप में। ये ये कई घंटे यहाँ पे लगा लेना, यहाँ पे है कई घंटे। ठीक है। तो ये क्या कहता है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाया कि जो हमारी वोम करंट है, यानी कि वोम करंट सॉरी वोम एयर है, वो धीरे धीरे, देखो स्लोप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है। तो जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, गुड इवनिंग रुचि। तो जैसे जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ चलती है गर्म हवा, वो क्या होती है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर चलेगी तो वो क्या है, ठंडी हो जाएगी। आप सबको पता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो जब ऊपर उठती है तो एडियाबेटिक रूप से क्या है, उसका तापमान कम होता है, लेकिन उसमें वाटर वेपर की संख्या कितनी है, उतनी ही रहती है। और जब ये वाटर वेपर हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्ली के अराउंड क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, और ये जब डस्ट पार्टिकल इनको अनेबल रहते हैं अपने साथ जोड़े रखने में, तो क्या है, बारिश होती जाती है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाती है धीरे धीरे क्या है, बारिश होती रहती है, और ये बारिश क्या है, कई घंटे तक होती है। ये अब में डिफरेंस है हमारा कोल्ड फ्रंट में और वार्म फ्रंट में। वार्म फ्रंट में धीरे धीरे बारिश होती है, बहुत बड़े एरिया में कई घंटे तक लगातार बारिश होती है। लेकिन जो कोल्ड फ्रंट है ना, कोल्ड फ्रंट में थोड़े समय के लिए बारिश होती है लेकिन बहुत तेज बारिश होती है। ठीक है। जब गर्म हवा सक्रिय हो जाती है और ठंडी हवा के ऊपर उठती है, ये देखो, ये है हमारी कौन सी विंड है, ये वार्म
करंट वार्म फ्रंट है, और ये वार्म फ्रंट किस पे है, हमारी जो कोल्ड एयर है ना, कोल्ड एयर के ऊपर। ठीक है, दो बातें हो सकती हैं, या तो जो हमारी गर्म हवा है उसका नेचर इतना एग्रेसिव है कि वो क्या है, एक जो गर्म हवा, जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा के क्या है ऊपर चढ़ जाती है। या फिर जो हमारी ठंडी हवा, ठंडी हवा का ऐसा नेचर होता है कि वो इतनी ज्यादा फोर्स में होती है, इतना ज्यादा एग्रेसिव होती है, तो ये जो ये उसके सामने से वार्म फ्रंट आते हैं, उसको एग्रेसिव रूप से ऊपर की तरफ धकेल देती है। ठीक है, तो ये बता रखा है कि जो हमारी वार्म करंट है, वार्म करंट एक्टिवली किस पे कर जाती है, एक्टिवली जो वार्म एयर है बिकम एक्टिव जब वो कोल्ड एयर के ऊपर होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण जो कौन सा फ्रंट बनता है, कैटा फ्रंट। याद रखना, जब हमारी गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर होती है तो यहाँ पे कौन सा फ्रंट बनता है, यहाँ पे बनता है कैटा फ्रंट। कैटा फ्रंट का फॉर्म होता है, सॉरी एक मिनट ये गलत है। जब हमारी गर्म हवा ठंडी हवा, ये हमारी ठंडी हवा आ रही है, जब हमारी गर्म हवा ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है तो इसको कौन सा फ्रंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एना फ्रंट। ठीक है, उसके बाद कैटा फ्रंट किसे बोलते हैं, कैटा फ्रंट बोलते हैं जब वार्म एयर यानी कि जो गर्म हवा वो क्या है, बैठने लगती है, जिसकी वजह से क्या है, लिटिल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन टू कन्वर्जिंग। जब आपको पता है जब हमारी गर्म हवा ऊपर उठती है तब तो उसका तापमान ज्यादा होता है, लेकिन जब ये गर्म होकर ठंडी होने लगती है तो ये क्या है, नीचे बैठती है। तो जब ये अब ये जो वार्म करंट की जगह नीचे बैठे तो इसका तापमान भी कम हो जाता है, और जो नीचे कोल्ड करंट है उसका तापमान भी कम हो जाता है ऑलरेडी, तो इन दोनों के तापमान में डिफरेंस जो है कम रह जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैटा विंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी एनाविंड कैटाविंड। एनाविंड कैटाविंड मैंने बता दिया कौन सी होती है। अगर किसी को भी एनाविंड या कैटाविंड नहीं समझ में आई है तो मैसेज करो कि नहीं समझ आया, और अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप का साइन जल्दी से सेंड करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा रखे हैं वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट। अब आपको ना एक चीज याद रखनी है, क्योंकि हमारा जो पेपर है ना, पेपर में है ना, ये जो है ना, ये बना के दे रखे थे आपको ये पिक्चर ऐसी, और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा ओक्लूडिड है, कौन सा कोल्ड फ्रंट है, कौन सा वार्म फ्रंट है, कौन सा स्टेशनरी है। तो ये जो हमारा वार्म एयर है, वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट कैसा है, वार्म फ्रंट का जो शेप है वो कैसी है, ऐसी है, और हमारी कोल्ड फ्रंट की कैसी है, स्टीप है, ट्रायंगल जैसी। क्यों क्यों है ऐसी, क्योंकि हमारा जो कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट बहुत यानी कि जो कोल्ड हवा बहुत तेजी से ऊपर उठती है, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टीप होता है। जबकि हमारा जो वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट का जो स्लोप होता है वो कैसा होता है, जेंटल होता है। तो इस स्लोप को देख के ही आप अजम्पशन लगा सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कौन सा कोल्ड फ्रंट है, कौन सा वार्म फ्रंट है। ठीक है, और ये है हमारा ओक्लूडिड। ओक्लूडिड में साइन याद रखना, एक ट्रायंगल वाला है और एक हमारा ये सर्कल वाला है। ठीक है, तो दोनों याद रखना है, आगे ये मैंने अलग से आपके लिए डाल रखे हैं। उसके बाद ये जो चीज है कि अब जब हमारा वार्म फ्रंट आता है तब कैसी सिचुएशन होती है, तब कैसी कंडीशन होती है, जो मौसम होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले तो जो हमारी गर्म हवा है, गर्म हवा क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और क्या होती है, सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि जो हमारा वार्म विंड है वो कैसी होती है, एक्टिव होती है, और क्या होती है, एग्रेसिव। एग्रेसिव नेचर होता है, कि जब अगर एग्रेसिव नेचर इस वे में ले सकते हो कि अगर उसके सामने कोल्ड विंड आती है तो वो एग्रेसिव नेचर की, जिसकी वजह से वो क्या उसको ऊपर की ओर धकेल देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर हो गया। उसके बाद है कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन फॉलोड बाय प्रेसिपिटेशन। अब देखो देखो ये हमारा स्लोप है, ठीक है, तो ये हमारा जेंटल स्लोप है। तो इस पे जब हमारी विंड राइज करती है ना, तो विंड जब राइज करेगी सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले हमारी विंड राइज होगी तो ये क्या है, एडियाबेटिक वे से क्या है, कूलिंग होना शुरू होगी।
कूलिंग होने के बाद इसका क्या होगा, इसमें कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन के बाद इसमें क्या होगी, प्रेसिपिटेशन। तो क्या है, संक्षेपण और बादल का बनना, और उसके बाद क्या है, वर्षण यानी कि बारिश होगी। अब उसके बाद कहता है यदि गर्म हवा नम और अस्थिर है तो केवल थोड़ा सा उठने से संघनन होता है और वर्षण। ये कह रहा है इफ वार्म एयर इज मॉइस्ट एंड अनस्टेबल, अगर जो हमारी गर्म हवा है उसमें नमी बहुत ज्यादा है और वो अनस्टेबल है। आपको याद रखना है जो अनस्टेबल विंड है वो क्या है, अनस्टेबल विंड हमेशा क्या है, ऊपर की तरफ उठती है, वो नीचे सिंक नहीं करती। अब ये था थर्ड पॉइंट। अब इस पॉइंट से एक बात बताती हूँ कि जो हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम है ना, उसमें ये क्वेश्चन आए थे कि जो हमारा कंडेंसेशन है, ये कंडेंसेशन के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली आपको दे दी गई कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, दूसरा आपको दे दिया कि भाई टेम्परेचर, ठीक है, तीसरा आपको क्या दे दिया, एल्टीट्यूड, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया कि कंडेंसेशन के लिए इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कंडेंसेशन के लिए एल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ऊंचाई पर जाने के बाद ही हमारी जो वार्म एयर है वो बारिश करेगी, नो, हमारी जो वाटर वेपर उनका कंडेंसेशन होगा। एल्टीट्यूड कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अगर हमारी गर्म हवा है और उस हवा में थोड़ा सा भी मॉइस्चर है ना, तो वो जैसे ही विंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगी ना, तो हमारा पहाड़ तो यहाँ पे है, तो इस पहाड़ पे जाने से पहले ये यहाँ से क्या है, बारिश करना शुरू कर देती है, और इतने चोटी तक पहुंचती है, तो इसकी जो नमी है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है आप सबने याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। वार्म फ्रंट वर्षा लंबी अवधि की होती है। जो वार्म फ्रंट की यानी कि जो हमारा वार्म फ्रंट वर्षा करते हैं ना, वो कैसी होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, लंबे समय तक होती है। अब ये लंबे समय तक क्यों होती है, ये हमारा स्लोप है, इस पे जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ चलेगी, आपको पता है इसमें मॉइस्चर तो ज्यादा होता है, नमी तो होती है, तो ये क्या है, जैसी थोड़ी नमी होती है, नमी ज्यादा होती है, जब नमी ज्यादा होती है और ये विंड अनस्टेबल होती है, तो थोड़ी सी भी इसमें जब मूवमेंट होती है ना, तो उसकी वजह से क्या है, कंडेंसेशन होता है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चलती है तो क्या है, रेनफॉल होता रहता है। तो ये जो नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगी तो बारिश लगातार होती जाएगी, लंबे समय तक बारिश होती है। बारिश बहुत तेज नहीं होती, मॉडरेट होती है, लेकिन बहुत बड़े एरिया पर होती है। क्यों, क्योंकि ये जेंटल स्लोप है वार्म फ्रंट का, इसलिए। या आपसे असर्शन रीजन का पूछा जा सकता है कि जो वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट प्रेसिपिटेशन लंबे समय तक करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट का स्लोप कैसा है, जेंटल स्लोप। याद रखना, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि जो हमारा वार्म फ्रंट है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट का जो गर्म मोर्चे की ढलान कैसी होती है, ढलान स्लोप जो है कैसा होता है, मध्यम। ये जो मध्यम है ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद है, अब है ना, जब हमारा ये हमारा स्लोप है, इस स्लोप से जैसे जैसे हमारा वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो हमारे ना एक लाइन में बादल बनते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये ऊपर की बढ़ते हैं तो क्या है, आपको ये बादलों का क्रम याद रखना है, सीरस। ये भी याद रखनी है कि जो हमारा वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट में कौन से क्लाउड बनते हैं और कोल्ड फ्रंट में कौन सा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वार्म फ्रंट में कौन से क्लाउड बनेंगे और कोल्ड फ्रंट में कौन से। तो वार्म फ्रंट में बनेंगे सीरस, सीरोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस। इसमें क्यूमुलोनिम्बस नहीं है। सबसे ज्यादा बारिश कौन सा बादल कराता है, क्यूमुलोनिम्बस। इसमें क्यूमुलोनिम्बस बादल नहीं बनते हैं वार्म फ्रंट जब आता है, इसमें बनते हैं सीरस, सीरोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस, सारे स्ट्रेटस वाले, और बस एक सीरस। सीरस सबसे ऊंचाई वाला जो क्लाउड है वो भी बनता है इसमें, सीरस, सीरोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस, ठीक है। उसके बाद है जब हमारा सडन चेंज आ जाता है कंडीशन में, वेदर की में, जब हमारा क्या आता है, वार्म सेक्टर आता है, ठीक है। वार्म सेक्टर क्या होता है, देखो ये हमारा है, किसी को कोई कोई भी डाउट नहीं हो ना, तो छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि पेपर में ना असर्शन रीजन से क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप सोल्व नहीं कर पाओगे अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। अब हमारा है ये देखो, ये है हमारी
विंड। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया, ये हो गया कोल्ड सेक्टर। और ये कौन सा सेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा वार्म सेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो जब ये वार्म सेक्टर आता है ना, तो यहाँ पे कंडीशन कैसी हो जाती है, अचानक से परिवर्तन हो जाता है। अचानक तापमान और विशिष्ट आर्द्रता यानी कि जो हमारा टेम्परेचर है। रुचि आपको इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने क्लास जो है वो लेट ज्वाइन की है। चलो कोई नहीं, मैं एक बार और बता दूंगी। उसके बाद पहले ये समझ लेते हैं पूरा। जब ये वार्म सेक्टर आता है ना, तो इसकी वजह से जैसे जो हमारा यूजीसी नेट का मतलब पेपर होता है ना, उसमें है ना, आपने हिंदी में देखा होगा कारण और परिणाम। तो कारण मतलब असर्शन और रीजन मतलब परिणाम। ठीक है, ये कारण और परिणाम वाले क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसे सोल्व होंगे जैसे मैं बता रही हूँ आपको। अब ये जब हमारा वार्म सेक्टर आता है ना, तो इस वार्म सेक्टर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसमें अचानक से क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, प्रेशर में कमी आ जाती है, बादल गायब हो जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है और बारिश में टूटना। ये फ्रंट नहीं है। जब फ्रंट आएगा, फ्रंट और सेक्टर में डिफरेंस होता है, ये वार्म सेक्टर है। ठीक है, वार्म सेक्टर नॉट फ्रंट। जब फ्रंट आएगा, फ्रंट के साथ तो ये सारी आपकी कंडीशन है जो मैंने आपको बताई। सेक्टर जब आएगा उसके लिए बस सिर्फ एक कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये आप क्या है, इसको वार्म सेक्टर लिख के और नीचे उसकी कंडीशंस लिख देना। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन है वो याद हो जाएगा। तो ये जो वेदर एसोसिएट कर रहा है वार्म फ्रंट के साथ, आई होप ये समझ में आ गया होगा। वार्म फ्रंट कैसा होता है, वार्म फ्रंट वो फ्रंट होता है जिसका स्लोप कैसा होता है, जेंटल, यानी कि जिसका ढलान ज्यादा, ढलान क्या होता है, जिसके ढलान कम होता है, ढलान की ऊंचाई क्या है, कम होती है। और जैसे जैसे हमारी गर्म हवा इस ढलान के ऊपर चढ़ती जाती है, तो क्या है, हमारी जो गर्म हवा है, गर्म हवा में मॉइस्चर ऑलरेडी होता है, नमी ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से क्या है, ये नीचे से ऊपर जब चढ़ते हैं तो बारिश लगातार करते चलते हैं, करते चलते हैं। और जो हमारा वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट में कैसी बारिश होती है, लंबे समय के लिए बारिश होती है। बारिश तो बहुत लंबे समय तक होती है, बड़े क्षेत्र पर होती है, लेकिन ये क्या है, इसमें जो बारिश है वो मीडियम होती है, बहुत जोर से बारिश नहीं होती है जब हमारा वार्म फ्रंट आता है। ठीक है, और ये देखो वार्म फ्रंट की वर्षा लंबी अवधि कर होती है। उसके बाद जो ऊपर से नीचे यानी कि यहाँ से और नीचे की तरफ चलते हैं तो कुछ बादल बनते हैं। सबसे पहले हमारा सीरस, सीरस के बाद है हमारा सीरोस्ट्रेटस, फिर है हमारा उल्टोस्ट्रेटस और हमारा लास्ट में है निम्बोस्ट्रेटस। तो इसमें ये जो बादल का जो क्रम है ऊपर से नीचे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बस यही मैंने बताया था वार्म फ्रंट के बारे में। ये देखो, ये जो डायग्राम आपको याद रखना है वार्म फ्रंट का, वार्म फ्रंट का जो स्लोप होता है। ठीक है, वो ये जो आपको है ना, हमारा जो यूजीसी नेट का जो पेपर है ना, उसमें पूछा गया था कि जो वार्म फ्रंट है यानी कि जो हमारा गर्म वातावरण है उसका जो स्लोप है वो कैसा होता है, जेंटल होता है। ये यहाँ से समझ सकते हो। एक है हमारा, ये हमारा कोल्ड फ्रंट है, ये हमारा वार्म फ्रंट है। देखो वार्म फ्रंट में बारिश भी दिखा रखी है, जैसे जैसे नीचे से ऊपर चलते हैं तो बारिश देखो कितनी धीरे धीरे हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है। लेकिन जो हमारे ये है कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट कैसा होता है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा स्टीप होता है, तीव्र ढाल वाला होता है, और इसमें क्यूमुलस, क्यूमुलो निम्बस बादल बनते हैं। और इसमें कौन से बनते हैं, सीरस, सीरोस्ट्रेटस, ओल्टोस्ट्रेटस और निम्बोस्ट्रेटस बादल बनते हैं, जो यहाँ पे बारिश करते हैं। वार्म फ्रंट में, कोल्ड फ्रंट में हमारे क्यूमुलो निम्बस बारिश करते हैं, और क्यूमुलस सबसे ज्यादा जो बारिश करते हैं वो कौन से बादल होते हैं, हमारे क्यूमुलो निम्बस बादल होते हैं। इनका जो स्लोप है हमारे वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट का, अपने दोनों का याद रखना है। अब हमारा है कोल्ड फ्रंट, यानी कि कोल्ड फ्रंट यानी कि हमारा ठंडा वातावरण। अब कोल्ड फ्रंट तब बनता है, cold front is that sloping frontal surface along which cold air become, अब देखो याद रखना, जब वार्म एयर एक्टिव और एग्रेसिव होगी
तो तब बनेगा वार्म फ्रंट। क्या होगी, जब वार्म एयर एक्टिव होती है ना, तो वो क्या करती है, कोल्ड एयर के ऊपर चढ़ जाती है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। लेकिन जब हमारी कोल्ड एयर एग्रेसिव होती है तो वो क्या करती है, कोल्ड एयर एग्रेसिव होती है ना, तो ये वार्म एयर जो यहाँ से आ रही है उसको क्या है, ऊपर की तरफ फेंक देती, ऊपर की तरफ पहुंचा देती है। तो क्या बनता है हमारा, कोल्ड एयर become active and aggressive and invade the warm air tertiary and being denser remain at the ground but forcefully uplift the warm and light air। ये forcefully, याद रखना आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा जाता है कि forcefully, जबरन, जबरदस्ती गर्म और हल्की हवा को ऊपर कौन उठाता है, हमारा कोल्ड करंट या सॉरी कोल्ड फ्रंट उठाता है। और इसका जो ये स्लोप है ये याद रखना है, 1:152 1:100। आपकी जो वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट का जो ढाल है वो क्या कितना था, 1:100 से 1:400। ये दोनों जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा अब ये कह रहे हैं कि जो एयर का मोशन होता है वो ग्राउंड पर रिटार्डेड यानी कि घर्षण का सामना करना पड़ता है ड्यू टू फ्रिक्शन, while the जो फ्री एयर above has higher velocity and hence the cold front become much steeper than warm front। अब ये कह रहा है कि जो हमारी कोल्ड फ्रंट है ना, कोल्ड फ्रंट का जो स्लोप कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टीप होता है, ऐसे होता है, ऐसे ये वाला कैसा स्लोप होता है, स्टीप स्लोप होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो हवा है ना, हवा को क्या है, जो जमीन पर हवा है उसको क्या है, घर्षण का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण इसकी गति क्या हो जाती है, मंद। लेकिन जो ऊपर की हवा होती है उसका क्या है, वेग बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो हमारे कोल्ड वाताग्र है यानी कि शीत वाताग्र है, वो गर्म वाताग्र की तुलना में क्या है, अधिक तीव्र हो जाते हैं। याद रखना किसकी वजह से, फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका जो वेग है वो क्या है, अधिक हो जाता है। उसके बाद है, ये मैंने बता दिया कि 50 से किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर की दर से ठंड, ये अब कभी कभी ठंडे ललाट अवशोषण को हिमपात और ओलावृष्टि। अच्छा, जब हमारे कोल्ड फ्रंट आते हैं ना, कोल्ड फ्रंट की वजह से प्रेसिपिटेशन में स्नोफॉल भी गिरती है और ओले भी गिरते हैं। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और कोल्ड फ्रंट की ये जो डेफिनेशन मैंने बताई है ये भी याद रखनी है, पेपर में ये डेफिनेशन ही पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो इसको क्या है, याद रखना है। अब अब ये वेदर कंडीशन, क्या वेदर कंडीशन एसोसिएट करती है हमारे कोल्ड फ्रंट के साथ। जब कोल्ड फ्रंट आएगा तो उसकी वजह से कौन कौन सी वेदर कंडीशन होंगी, सबसे पहली है जो हमारी ठंडी और घनी हवा सक्रिय। अब आप सबको भी पता, जब कोल्ड फ्रंट होगा तो हमारी जो ठंडी हवा है वो कैसी होगी, एक्टिव और एग्रेसिव हो जाती है। यदि शीत वातावरण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, जो हमारा शीत कोल्ड फ्रंट है ना वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, तो जो मौसम है वो भी जल्दी ही क्या है, साफ हो जाता है। अन्यथा यदि वातावरण, ठीक है, ये बात याद रखना कि जो हमारा कोल्ड फ्रंट है जल्दी से पास हो जाता है, वेदर भी जल्दी से क्लियर हो जाता है। अदरवाइज इफ द फ्रंट बिकम स्टेशनरी, अगर जो हमारा फ्रंट स्टेशनरी होता है तो जो स्काई कैसा हो जाता है, द स्काई बिकम ओवर, स्काई में हमारे क्यूमुलोनिम्बस बादल क्या है, छा जाते हैं। दैट प्रोवाइडेड कोल्ड एयर इज मोर, प्रोवाइडेड दैट कोल्ड है, जो हमारी कोल्ड एयर होती है वो कैसे होती है, मोस्ट होती है और अनस्टेबल होती है, फ्रंटल थंडरस्टॉर्म, जिसकी वजह से क्या बनते हैं हमारे थंडरस्टॉर्म। ये क्या, देखो अब एक बात याद रखना, ये है हमारा कोल्ड फ्रंट। कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, इनका स्टीप स्लोप होता है। इस स्टीप स्लोप की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बारिश, जब हवा नीचे से ऊपर चलती है तो क्या है, बारिश लगातार एकदम से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और फिर क्या इनमें नमी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो जैसे क्या कहते हैं कि बारिश इनमें होती है बट बहुत मूसलाधार होती है, कम समय के लिए होती है। ये डिफरेंस याद करना वार्म फ्रंट में और कोल्ड फ्रंट में, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या हो जाता है, हैवी प्रेसिपिटेशन होती है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए।
भारी वर्षा होती है लेकिन कम अवधि की होती है। तापमान में कमी, वायु दाब में वृद्धि, विशिष्ट और सापेक्ष आर्द्रता में कमी होती है जब हमारे कोल्ड फ्रंट आते हैं। और हवा की दिशा में 45 से 100 डिग्री क्या है बदल जाती है। अब क्या है, इसमें जब हमारे कोल्ड फ्रंट आते हैं तो उसकी वजह से बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और वर्षा होती है। ठीक है, कभी कभी वर्षा में क्या है हमारे ओले भी गिरते हैं कोल्ड फ्रंट। ये बात आपको जो डिफरेंस है वो दोनों याद होनी चाहिए कि जो वार्म फ्रंट है, वार्म फ्रंट में बारिश लंबे समय तक होती है पर थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन जो कोल्ड फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट में बारिश होती है थोड़े समय के लिए लेकिन बहुत हैवी मात्रा में होती है। अब जब हमारा शीत वातावरण के बीच जाने के बाद बादल गायब हो जाते हैं, यानी कि जब हमारा फ्रंट कोल्ड फ्रंट चला जाता है तो बादल डिसअपियर हो जाते हैं, फिर ऐसी बारिश रुक जाती है, वेदर क्लियर हो जाता है। तो ये सारी कंडीशन एसोसिएट करती है हमारे किसके साथ, कोल्ड फ्रंट के साथ। ये देखो, ये है हमारा कोल्ड फ्रंट, ये है वार्म एयर। ये क्या करती है, ये जो एयर है ये इतनी ज्यादा एग्रेसिव है कि जो हमारी वार्म एयर आ रही है सामने से उसको क्या कर देती है, ऊपर की ओर धकेल देती है, फोर्सफुली इसको क्या करती है, लिफ्ट कर देती है। ठीक है, ये देखो, ये इसका स्लोप, इससे याद रख लेना स्टीप स्लोप है। कौन कौन से बादल बनते हैं इसमें, क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं, याद रखना। मेन जो बादल हैं, कौन से बादल हैं, मेन बादल है इनमें क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ठीक है, ये जो वार्म एयर है, वार्म एयर एकदम से ऊपर उठा जाती है। जब वार्म एयर एकदम से ऊपर की तरफ उठा दी जाती है ना तो बारिश बहुत तेजी से होती है। लेकिन हमारे जेंटल स्लोप में क्या था कि ये जो वार्म एयर है ना ये धीरे 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 ऊपर उठी थी, इसलिए वहां पे बारिश भी लंबे समय तक हो रही थी। लेकिन जो कोल्ड फ्रंट है ना, कोल्ड फ्रंट बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव होता है, जिसके कारण वो वार्म एयर को एकदम से ऊपर उठा जाता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत जोर से और बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब आपको ना ये आपको ये सारा याद रखना है कि वार्म फ्रंट कैसा होता है, स्लो होता है, कोल्ड फ्रंट कैसा होता है, फास्ट होता है, एक हमारा क्या है, ओक्लूडेड फ्रंट होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ये वार्म फ्रंट का जो ये निशान है ये आपको याद रखना है, कोल्ड फ्रंट का निशान ये बहुत ज्यादा पैना है, बहुत ज्यादा तीखा है। क्या शो करता है कि इसमें जो स्लोप है, क्या है स्लोप, कोल्ड एयर का बहुत ज्यादा, कोल्ड फ्रंट का बहुत ज्यादा स्टीप है, जबकि हमारा वार्म जो एयर है, वार्म एयर का जो स्लोप है वो कैसा है, बहुत मंद है, ढाल मंद है। अब एक है हमारा ओक्लूडेड फ्रंट, एक है स्टेशनरी फ्रंट। ओक्लूडेड या आच्छादित फ्रंट को पढ़ने से पहले ये देखो कि जो हमारा ओक्लूडेड फ्रंट है ना, ओक्लूडेड फ्रंट क्या होता है, ओक्लूडेड या आच्छादित फ्रंट होता है, जैसे ये हमारा है वार्म एयर और ये नीचे से हमारी कोल्ड एयर। तो जो हमारी वार्म एयर, जो कोल्ड एयर है ना, ये कोल्ड एयर वार्म एयर का जो नाता है ना धरती से जो है कट कर देती है। देखो, यहाँ से इसका कट कर दे, यहाँ पे किसने जगह ले ली, कोल्ड एयर ने, तो इसको क्या बोला जाता है, ओक्लूडेड फ्रंट। अवरुद्ध वातावरण तब बनता है जब ठंडा वातावरण गर्म वातावरण से आगे निकल जाता है और गर्म हवा पूरी तरह से निकल जाती है, जमीन की सतह से विस्थापित हो जाती है। कहाँ विस्थापित हो जाती है, ऊपर की तरफ। नीचे जो हमारी सतह है उस सतह पे पूरा क्या हो जाता है, कोल्ड फ्रंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना ही याद रखना है। ये देखो, ये हमारा है ओक्लूडेड फ्रंट। ओक्लूडेड फ्रंट में ये देखोगे, ये नीचे जो भी हमारी रहेगी, ये क्या, ये पूरी रहेगी हमारी कोल्ड एयर। जो हमारी वार्म एयर है, वार्म एयर क्या हो गया, ऊपर डिस्प्लेस हो गई है। तो ये कौन सा फ्रंट होता है, हमारा ओक्लूडेड फ्रंट। एक होता है हमारा, इसमें भी, इस डायग्राम में भी ये लिखा है कि जो हमारा ओक्लूडेड फ्रंट है, ओक्लूडेड फ्रंट में क्या होता है कि जो हमारा कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर वार्म एयर का जो नाता है वो धरती से काट देती है, कट कर देती है। तो हमारा कौन सा फ्रंट बनता है, ये वाला जो फ्रंट बना है इसको क्या बोलते हैं, ओक्लूडेड फ्रंट। ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है। ओक्लूडेड फ्रंट का भी जो शेप है वो याद रखो, ट्राइंगल और हमारे एक सर्कल, ट्राइंगल और एक सर्कल। ठीक है, उसके बाद है, कौन सा बताना है, इरिश ओक्लूडेड फ्रंट बताना है आपको। देखो, आप पहले इसको पढ़ो कि ओक्लूडेड फ्रंट वो फ्रंट होता है, तब बनता है जब कोल्ड फ्रंट ओवरटेक कर लेती है वार्म फ्रंट को, और जो वार्म एयर है वो कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। कहां से, ग्राउंड सरफेस से।
ये हमारा है ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस पे पहले हमारी ये क्या थी, वार्म एयर थी और ये थी कोल्ड एयर। लेकिन अब ये कोल्ड एयर क्या करेगी, जो इसका ये नाता यहाँ तक था, इसके साथ था, ये इसको क्या कर देती है, कट कर देती है और इसकी जगह कौन ले लेता है, ये सारी जगह लेते हैं हमारा कोल्ड फ्रंट और इसको क्या है ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारी वार्म फ्रंट है उसका जो नाता है हमारी जमीनी सतह से जो है कट कर जाता है। बस आपको इतना याद रखना। और जो ओक्लूडेड फ्रंट है वो दो तरीके का होता है, वार्म फ्रंट ओक्लूजन और कोल्ड फ्रंट ओक्लूजन। अब ये जो वार्म फ्रंट ओक्लूजन और कोल्ड फ्रंट ओक्लूजन ये कुछ नहीं है, बस इसमें क्या है, जो ओक्लूजन है फ्रंट का उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब वार्म फ्रंट को ओक्लूजन कब होता है, एज ओवरटेकिंग ऑफ वार्म फ्रंट बाय कोल्ड फ्रंट एंड डोमिनेंस ऑफ कोल्ड एयर एंड डिसअपीयरेंस ऑफ वार्म एयर फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कोल्ड फ्रंट ओक्लूजन तब होता है जब हमारी जो कोल्ड एयर होती है ना, जैसे ये है हमारा कोल्ड फ्रंट, ये है हमारा कोल्ड फ्रंट, तो इस कोल्ड फ्रंट के पीछे जो कोल्ड एयर होती है वो इसकी जगह ले लेती है, तो तब तो होता है हमारा कोल्ड फ्रंट ओक्लूजन। ऐसे ही जब इस वार्म फ्रंट की, ये होता है हमारा वार्म फ्रंट, जब इस वार्म फ्रंट के पीछे जो हवा है वो जब इसकी जगह ले लेती है तो तब क्या होता है हमारा वार्म फ्रंट ओक्लूजन। ठीक है, अब है हमारा स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट जो है ना हमारी लास्ट स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, ओक्लूडेड स्टेज के बाद क्या होता है, हमारी जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है, पैरेलल हो जाती है, और जो हमारी ठंडी हवा पूरी जमीनी सतह पर फैल जाती है, तो क्या है एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है, ये हमारी ठंडी हवा और ये हमारी गर्म हवा। ठीक है, तो स्टेशनरी फ्रंट तब फॉर्म होते हैं व्हेन टू कंट्रास्टिंग एयर मास कम इन सच अ वे दैट दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या है एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सा कोल्ड फ्रंट है कौन सा वार्म फ्रंट। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट स्टेज होती है किसकी, हमारे साइक्लोन की उत्पन्न की भी। इसके बाद जो हमारा साइक्लोन है वो क्या है, खत्म हो जाता है, ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, ये मैंने आपको सारा समझा दिया है। उसके बाद ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ये जो डायग्राम ये लगा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको जो इनकी शेप है ना याद होनी चाहिए, वो आपसे पूछेंगे ये शेप, बिल्कुल क्या है रट लेना है। गर्म फ्रंट वाताग्र में कैसी शेप है, कोल्ड वाताग्र की कैसी, ओक्लूटेड वाताग्र की, स्टेशनरी वाताग्र की कैसी है। ठीक है, तो ये सारी जो बात है आपने याद रखनी है। ये देखो, ये है स्टेशनरी फ्रंट, इसमें जो वार्म और कोल्ड जो एयर इस तरीके से मिल गई है, इस तरीके से ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं कि पता नहीं लगता है कि कौन सी वार्म एयर है और कौन सी कोल्ड एयर है। ये हमारे कुछ फ्रंटल जोन है, इनको आप याद रख लेना। पोलर फ्रंटल जोन है, आर्कटिक फ्रंटल जोन है। देखो, आपको पता है पोलर जो हमारा इंटरट्रॉपिकल फ्रंटल जोन है, अब यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल फ्रंटल जोन पे देखो, आपको पता है इंटरट्रॉपिकल फ्रंटल जोन में क्या है, हमारी नॉर्थ की ट्रेड विंड और साउथ की ट्रेड विंड दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती है, और क्या है 0 से 5 डिग्री के बीच में क्या है कन्वर्ज हो जाती है और एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स क्या है 0। आपको पता है जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ चलते हैं, हमारा जो कोरियोलिस फोर्स है, स्टेशनरी को कहते हैं, स्थायी कहते हैं शायद, स्थिर, स्थिर वाताग्र, ये लिख रखा, स्थिर वाताग्र तब बनता जब दो विपरीत वायु राशि इस प्रकार अभिसरित होती है कि वे आपस में टकराती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती है और हवा का कोई आरोहण नहीं होता। पता ही नहीं चलता कि कौन सी ठंडी हवा है कौन सी कोल्ड हवा, दोनों आपस में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या समा जाती है, पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रंट वाला टॉपिक। अब उसके बाद है हमारा ये टॉपिक, यहाँ पे अब है हमारा ग्लेशियर लेक आउटबस्ट। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड, ये बहुत ज्यादा जो है वास्ट टॉपिक नहीं है, 2-3 पेजेस का ही टॉपिक है। बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड है वो होता क्या है। ठीक है, एक हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़, ये क्या होता है, एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की विस्फोटक बाढ़ है, जो तब होती है जब बांध
एक ही नदी झील युक्त विफल रहता है, यानी कि जब बांध टूट जाता है, या जब मैंने आपको ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी करवाया था तो उसमें मैंने बताया था टर्मिनल मोरेन, जब टर्मिनल मोरेन टूट जाता है ना, देखो पहले इस डायग्राम से समझो, ये था हमारा लेटरल मोरेन, ठीक है, और ये यहाँ पे जो है ये था हमारा टर्मिनल मोरेन। जब ये टर्मिनल मोरेन टूट जाता है ना, इसकी वजह से जो यहाँ पे ये लेक बनी हुई थी, लेक कैसे बनी हुई थी, पहले यहाँ पे ऑलरेडी गड्ढा था, ठीक है, इस गड्ढे में पानी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ना, तो जो हमारे ग्लेशियर होते हैं ना, ग्लेशियर से थोड़ा थोड़ा पानी मेल्ट होके इस लेक में इकट्ठा हो जाता है। नहीं जैसे साइक्लोन अभी 8 से 9 वाली क्लास में होगा, साइक्लोन टॉपिक ही रह गया, और एक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कोपेन का थॉर्नवेट का, ये तो बस एक ही क्लास का टॉपिक है, ज्यादा वाइड टॉपिक नहीं है। देखो अगर आपको सुटेबल नहीं है तो मैं 2 क्लास ले लूंगी, मेरे को कोई नहीं है, आपका जो फिर सिलेबस है वो एंड तक कंप्लीट होगा, मई के एंड तक, ठीक है। ये देखो ये है हमारी लेक, इस लेक में क्या है, जब पानी धीरे धीरे क्या है मेल्ट होता रहता है ग्लेशियर, क्या इसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। जब ये टर्मिनल, ये जो इसकी एक तरीके से ये टर्मिनल मोरेन क्या होता है, बांध होता है, जब ये बांध टूट जाता है ना तो उसकी वजह से क्या है ये पानी बह जाता है, और क्योंकि ये एकदम से बहता है तो क्या है बहुत जोर से बाढ़ आती है। तो जैसे अभी हमारा 2021 या 20 में हमारा जो नंदा देवी है, नंदा देवी में हमारा क्या, जो नंदा देवी के पास एक छोटा सा जो है जैसे हमारा ये जो चोटी है, इस चोटी पे एक छोटा सा टुकड़ा वो जो है ना नीचे एक लेक में टूट के गिर गया था, जिसकी वजह से ये जो टर्मिनल मोरेन है ये टूट गया था, और एकदम से वहां पे क्या आई थी, फ्लड आई थी। जैसे वो सिर्फ आपको दिक्कत नहीं है ना, बाकी सभी बच्चे पढ़ते हैं, आपका आप एग्जाम देखो जून में है, 12 जून से आपके एग्जाम शुरू हैं, ठीक है। तो पहले एक बार टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद सुनती हूँ मैं आपकी बातें। तो 2020 में क्या हुआ था, यहाँ से है ना इस पर्वत की चोटी से कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, यानी कि प्लेट में हलचल हुई, जिसकी वजह से क्या है ये टुकड़ा टूट के नीचे लेक थी उसमें गिर गया। उस लेक में जब वो टुकड़ा गिरा उसका फोर्स इतना ज्यादा था, उसने इस टर्मिनल मोरेन को तोड़ दिया, जिसकी वजह से जो ये पानी था, ये पानी का यहाँ पे क्या है ओवरफ्लो हो गया, और इसकी वजह से क्या है बहुत तेज से बाढ़ आई थी। और वहां पे जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या है जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पे का क्या है बाढ़ तो आई, और साथ साथ जो है हमारे डैम भी टूट गए, 2 डैम थे, तपोवन और जो इलेक्ट्रिसिटी के काम आते थे वो क्या है टूट गए थे, और साथ ही एक डैम जो अभी जिसपे काम चल रहा था वो भी क्या है टूट गया था, सारा खराब हो गया था। तो ये क्या है, ये सडन एक्टिविटी होती है, किसी को नहीं पता कब हो सकती है, तो हमेशा हमारी जो सैटेलाइट है इन पे नजर रखती है। उसके बाद है हमारा, तो बस यही है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट। अब जो ग्लेशियर लेक आउटबस्ट है ना, ये देखो मैंने रीजन लिख रखा है, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट किसकी वजह से होता है, डैम कैन कंसिस्ट ऑफ ग्लेशियर, ये टर्मिनल मोरेन के टूटने, मेन रीजन है ग्लेशियर लेक आउटबस्ट का टर्मिनल मोरेन के टूटने की वजह से। अब ये टर्मिनल मोरेन, ये जो सारे ना ये रीजन दे रखे हैं कि ये फेलियर कैसे हो सकता है, यानी कि जो टर्मिनल मोरेन है ये कैसे टूट सकता है, टूटता है या तो इरोजन, बहुत ज्यादा इरोजन हो जाए तब ये टर्मिनल मोरेन टूटेगा, या फिर जो वाटर का प्रेशर है, यानी कि ये जो लेक में पानी का जो प्रेशर है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ये जो बांध है ना बांध से भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इस बांध पे प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है, और ये क्या है टूट जाता है और पानी आगे चला जाता है। एंड एवलांचे ऑफ रॉक, अभी मैंने बताया कि कोई बर्फ का टुकड़ा टूट के गिर जाता है उसकी वजह से टर्मिनल मोरेन का फेलियर हो जाता है। अर्थक्वेक आ जाता है उसकी वजह से, कोई वोल्केनिक इरप्शन आ जाता है अंडर द आइस, आइस के नीचे उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। और क्या है, ये सारे हमारे क्या है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के क्या दे रखे हैं रीजन, बस आपको इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं करना है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता क्या है और उसके रीजन क्या है, ये सब आपको क्या है याद करने हैं, बस इतना ही है। कैटास्ट्रोफिक फेलियर ऑफ
द कंटेनिंग आइस और ग्लेशियर सेडिमेंट कैन रिलीज दिस वाटर ओवर पीरियड ऑफ मिनट टू डे। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है इरिश, बस इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको जो मैंने ये स्लाइड दिया ना, इसमें आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता क्या है। दूसरा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का मेन रीजन क्या, तो मेन रीजन है जब टर्मिनल मोरेन का फेलियर हो जाता है। अब ये टर्मिनल मोरेन का फेलियर किसकी वजह से होता है, ये रीजन दे रखे हैं, ये रीजन आपको पता होना चाहिए। इसका है ना, मैं लिस्ट जो मेरा जो नोट्स है ना उसमें भेज देती हूँ। ये कुछ मिनट या डेज तक चलता है, बहुत ज्यादा लंबी एक्टिविटी नहीं होती है। ये 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते तक मैक्सिमम होता है। लेकिन जो ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट एक्टिविटी है ना, बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से पानी आगे की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से जो हमारे पहाड़ी इलाका उसमें क्या है, बारिश आ जाती है। हिंदी में भी इसको क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट ही बोला गया है। हिमनदी, ये देखो हिंदी में लिख रखा है, एक हिमनदी है झील विस्फोट। कब होता है, जब हमारा जो अंतिम हिमोड है, अंतिम हिमोड टूट जाता है, उसकी वजह से हमारा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता है। और ये जो अंतिम हिमोड टूटता है, ये किस रीजन से टूटता है, या तो पानी का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है लेक में, या फिर इरोजन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो अंतिम हिमोड है वो क्या है, उसका इरोजन होने की वजह से पानी क्या तेजी से बह जाता है। दूसरा, हमारा कोई रोक है, रोक लैंड स्लाइड की वजह से हो सकता है, या फिर जो हमारा एवलांचे है, यानी कि जो कोई हमारा चट्टान है, चट्टान का जो कोई टुकड़ा है, आइस का कोई टुकड़ा, वो लेक में गिर जाता है, उसकी वजह से पानी क्या है, ओवरफ्लो कर गिर जाता है। ज्वालामुखी आ जाती है, जो हमारी आइस है ना, ये लेक है, इस लेक में पानी, इसके नीचे कोई ज्वालामुखी आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है, उसकी वजह से भी क्या पानी क्या है, आउटफ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ी बहुत देर के लिए होता है, ज्यादा वास्ट एक्टिविटी नहीं है। तो आपने क्या है, याद रखना है। और ये जो सारा है ये कुछ भी नहीं है, ये बस इसमें क्या आपको एग्जाम्पल बता रखे, जो कि आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, और समझा मैंने दिया है। और इंडिया में देखो 1929 में था ये ग्लोफ चोंग कुमडाउन ग्लेशियर था कराकोरम में, जिसकी वजह से फ्लड आई थी, बाढ़ आई थी इंडस नदी में 1200 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये बस आपको क्या, ये सारे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता है। जो पेपर में पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। पेपर में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। दूसरा, आपसे पूछ सकते हैं कि जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है उसके टूटने का क्या रीजन है, तो मेन रीजन है हमारा जो ये अंतिम हिमोड है, ये जब टूट जाता है तो उसकी वजह से होता है, और ये इसके रीजन है, ये अंतिम हिमोड, अंतिम ही मोड होता है। ये देखो, ये है हमारा मोरेन डैम, जब ये हट जाता है ना, तो इसकी वजह से ये जो यहाँ हमारा ये पानी बनी हुई थी हमारे जहाँ पे हमारी बर्फ होती है, और बर्फ में यानी कि जहाँ पे हमारे ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर में कोई भी जैसे गड्ढा बन जाता है, आपको मैंने पढ़ाया था टार्न लेक, ये एक टार्न लेक होती है। इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी पानी जब टेम्परेचर राइज होता है पानी इसमें भरता रहता है, और क्या है, ये पानी बाहर निकल आता है। जब इसमें इतनी सारी एक्टिविटी अगर हो जाए, कोई भी एक एक्टिविटी हो जाती है, उसकी वजह से क्या है, हमारा टर्मिनल मोरेन की वजह से, टूटने की वजह से हमारा क्या होता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है यहीं पे जो कंप्लीट होता है। इवनिंग वाली जो क्लास है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे साइक्लोन टॉपिक। अब बताओ मेरे को कि यहाँ तक जो फ्रंट वाला टॉपिक है और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट वाला टॉपिक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को बता सकते हो। चलो, तो इवनिंग वाली जो हमारी एक और जो क्लास रहेगी 8 से 9 वाली, उसमें हम करेंगे कौन सा टॉपिक करेंगे, उसमें हम करेंगे साइक्लोन टॉपिक। ठीक है, शॉर्ट में रुचि, शॉर्ट में क्या समझाना है आप?
हमने जो पढ़ा है, हमने फ्रंट के बारे में पढ़ा है, फ्रंट के टाइप के बारे में। 4 तरीके के फ्रंट होते हैं, हमारा कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ओक्लूडेड फ्रंट और हमारा होता है स्टेशनरी फ्रंट। वार्म फ्रंट कब होता है? वार्म फ्रंट होता है जब हमारी गर्म हवा बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, एग्रेसिव होती है और वो ठंडी हवा के ऊपर चढ़ जाती है, तो तब होता है हमारा वार्म फ्रंट। और कोल्ड फ्रंट तब होता है जब हमारी ठंडी हवा बहुत ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव होती है और वो जो गर्म हवा है, गर्म हवा को ऊपर की तरफ धकेल लेते हैं, तो ये होता है हमारा कोल्ड फ्रंट। उसके बाद तीसरा है हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट वो होती है जब हमारी कोल्ड विंड, यानी कि जो हमारा कोल्ड फ्रंट है ना, वार्म फ्रंट का हमारे लैंड सरफेस से या ग्राउंड सरफेस से कनेक्शन कट कर देती है, तो हमारा क्या बनता है? तो हमारा बनता है ऑक्लूडेड फ्रंट। उसके बाद बनता है स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है? जो हमारी वार्म फ्रंट और जो कोल्ड फ्रंट है वे पैरेलल हो जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं, मिक्सिंग हो जाती है, पता नहीं चलता है कि क्या, पता नहीं चलता है कि कौन सी वार्म फ्रंट है, कौन सी कोल्ड फ्रंट है, स्टेशनरी हो जाती है। और ये जो स्टेशनरी स्टेज है, ये क्या हमारे साइक्लोन के बनने की लास्ट स्टेज है। इसके बाद जो हमारा साइक्लोन क्या होता है? खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है साइक्लोन का। उसके बाद हमने पढ़ा है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होती है? जब हमारा टर्मिनल मोरेन या अंतिम हिमोड के टूटने की वजह से जो हमारी लेक में पानी था वो बह जाता है, और वो इतनी तेजी से बहता है क्योंकि वहां पे ढलान बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी जो है नीचे फ्लो कर जाता है। उसकी वजह से क्या आती है? हमारे पहाड़ी इलाकों में बाढ़ आती है। ठीक, और क्या क्या रीजन है? मेन रीजन है अंतिम हिमोड के टूटने के कारण, टर्मिनल मोरेन के टूटने के कारण। टर्मिनल मोरेन टूट सकता है, हमारी ज्वालामुखी क्रिया हो जाए, वोल्केनिक एक्टिविटी हो जाए, कोई अर्थक्वेक का इरप्शन हो जाए, और कोई बर्फ का टुकड़ा वो टूट के हमारी झील में गिर जाए, उसकी वजह से टर्मिनल मोरेन टूट जाता है, या फिर हमारी टर्मिनल मोरेन का इरोजन ज्यादा हो जाए। तो इन सब रीजन की वजह से हमारा क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो ये हमने आज टॉपिक किया। अगर अभी भी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप फिर से क्या है, जो हमारी एक और क्लास है उसमें आप मेरे से समझ सकते हो। ठीक है। अगर तो चलो एक बार हमारी है ना साइक्लोन आज वाली और क्लास हो जाए साइक्लोन, और हमारा जो क्लाइमेट का जो, एक बार क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक करें, क्योंकि देखो अप्रैल आने वाला और 2 यूनिट भी कंप्लीट नहीं है, कम से कम 2 यूनिट तो कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं 2 क्लास ही रखूंगी। ठीक है। तो अभी 8 से 9 वाली, देखो सिलेबस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद रिवीजन भी। आज जो हमारा साइक्लोन वाला टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम देखते हैं कि जो शेड्यूल है वो कैसा रहता है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। आप तो जैसे जैसे आप स्कूल में होते हैं ना, तो स्कूल में भी एक क्लास को खत्म कर दीजिए, ताकि जो आपकी 2 क्लास है ना वो फिर आप आने के बाद भी ले सको। फिर आपको 10 बजे के बाद नींद आने लगती है, आपको जागना पड़ेगा। 10 बजे के बाद भी बुक को लेके बैठा करो। जेआरएफ ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ खोने से ही कुछ पाओगे। जब तक कुछ खोओगे नहीं कुछ पाओगे नहीं। पहले कुछ खोना सीखो, फिर कुछ पाना भी सीख जाओगे, अपने आप आपको वो मिल भी जाएगा। ठीक है। तो हम जो अपनी क्लास है ऐसे कंटिन्यू रखते हैं। अब हम जो है, तो एक काम किया करो, आप सुबह जल्दी उठा करो। अगर आपको रात को नींद जल्दी आ जाती है ना, रात को दो जो इवनिंग वाली क्लास है वो तो खत्म कर लिया करो, और जो हमारी मॉर्निंग वाली क्लास है ना वो सुबह ले लिया करो। क्योंकि अगर रात को 10 बजे सोते हो तो सुबह आप 4 बजे उठ सकते हो। ऐसे एडजस्ट करो फिर। जैसे वो आपकी चॉइस है। अगर आप मेरे को बार बार ये बात बोलोगे ना कि मैम मैं लेफ्ट कर दूं, लेफ्ट कर दूं, वो आपकी चॉइस है। आप जितेंद्र सर से बात कर सकते हैं, नहीं तो मैं सर से खुद ही बोल दूंगी आज कि सर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी तो मैं आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाऊंगी। अगर मेरे को भी दिन मिल रहे हैं तो आपके पास तो रिकॉर्डिंग क्लास जो है अवेलेबल रहती है ना, आप उससे भी तो देख सकते हो। रोज रोज ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता है। मैंने बोला है कि जैसे जैसे अगर कवर हो जाएगा, सिलेबस कम रह जाएगा, मैं खुद बेखुद क्या है जो क्लास है उनको कम कर दूंगी।
चलो ठीक है, अब हम इवनिंग वाली क्लास में मिलते हैं। और जैसे ही आप बड़े हो ऐसी बातें मत बोला करो, अच्छी नहीं लगती हैं। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं इवनिंग क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।